Assalamu alaikum. This is Rida Zainab from BS Clinical Psychology. Today the topic on which I am going to make a video is hoarding disorder. So in this video we will discuss about hoarding disorder. Here are its contents. What is hoarding disorder? Its types, signs and symptoms, its causes and its treatment. So first of all we will discuss about hoarding disorder. Hoarding disorder is basically a mental disorder जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ों को कलेक्ट करता है और जो चीज़ें वैल्यूएबल नहीं हैं, जो चीज़ें यूज़लेस हैं, इन चीज़ों को कलेक्ट करता है और इन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पाता है। एंड ही फील्स डिस्ट्रेस्ड ऑन द थॉट्स टू रिमूव दीज थिंग्स। और वो इन चीज़ों को डिस्कार्ड करने में डिस्ट्रेस इसलिए फील करता है क्योंकि उसको लगता है कि जो चीज़ें हैं उसके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती हैं, या उसकी जो इरेशनल या इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो अटैच होती हैं इन चीज़ों से। नॉर्मली लोगों को चीज़ों को कलेक्ट करने की आदत होती है, लेकिन ये जो बिहेवियर है ये डिसऑर्डर कब बनता है? ये डिसऑर्डर तब बनता है जब एक पर्सन की जो चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है और वो पर्सन जो उसके साथ रह रहे हैं उनकी लाइफ में इम्पेयरमेंट काज हो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम काज हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए इन चीज़ों की वजह से, या बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन हो जाए इन चीज़ों की वजह से। जो होर्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सेसिव अमाउंट में चीज़ों को कलेक्ट करता है और चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं, जैसे कि पुराने न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगज़ीन्स हो गए, अनवियरेबल क्लॉथ्स हो गए, शूज़ हो गए। इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको अनमैनेजेबल तरीके से स्टोर करता रहता है, जो कि उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर की 3 टाइप्स हैं: एनिमल होर्डिंग, कंपल्सिव शॉपिंग एंड ऑब्जेक्टिव होर्डिंग। एनिमल होर्डिंग में जो होर्डर है बेसिकली बहुत ज़्यादा पेट्स को एक्वायर कर लेता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर लेता है पेट्स की, और उसके लिए पास इनफ स्पेस नहीं होती इनको रखने के लिए। और होर्डर को जो पेट्स के साथ ऑब्सेशन होती है, उसके पास जो है वो लार्ज कलेक्शन होती है पेट्स की, इवन दो इट रेंजेस फ्रॉम 100 to 1000। और उसके पास पेट्स की क्वांटिटी जो होती है वो इस कदर ज़्यादा होती है कि वो इसकी एबिलिटी से भी बढ़ जाती है, और वो उनका ख्याल नहीं रख सकता उनकी हेल्थ का, उनको क्लीन अप करने का। और उसके पास इन अप्रोप्रिएट जो है वो स्पेस होती है उनको जो पेट्स को रखने के लिए। उसके बाद आता है उसके बाद कंपल्सिव शॉपिंग। कंपल्सिव शॉपिंग में जो होर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है शॉपिंग पे। वो बहुत ज़्यादा वैल्यूलेस और यूज़लेस चीज़ों की शॉपिंग कर लेता है, और जिसकी वो ज़रूरत भी नहीं होती उसको, इस बेस पे कि ये चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में उसके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट होर्डिंग। ऑब्जेक्ट होर्डिंग जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है होर्डिंग में, होर्डिंग की। और इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो यूजलेस ऑब्जेक्ट्स को जमा करता है, जैसे कि एक्सपायर्ड फूड कंटेनर हो गए, अनवेयरेबल ग्लास हो गए, और उसके बाद एम्प्टी कंटेनर्स हो गए, या ओल्ड मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स हो गए जो कि यूजलेस होती हैं, वैल्यूलेस होते हैं। इन चीज़ों को कलेक्ट करता है। उसके बाद आगे इसके सिम्टम्स। अकॉर्डिंग टू एपीए, जो होर्डर होता है उसको जो चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा उसकी पोजेशन होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होती है, वो इन चीज़ों के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, इन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पाता। उसके अलावा ये जो उन इसकी चीज़ों को कलेक्ट करने की आदत होती है, इसकी सोशल वर्क या इसकी पर्सनल लाइफ में इम्पेयरमेंट काज करता है, जैसे कि उसके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं रहता, उसका लिए एक कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, या उसके जो साथ जो रहने वाले हैं उसके साथ इर्द गिर्द वाले लोग जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम काज होती है। और होर्डर की जो कंडीशन होती है ये किसी मेंटल कंडीशन या किसी दूसरी मेंटल कंडीशन या किसी डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती, बल्कि ये खुद एक डिसऑर्डर है। और ये किसी दूसरे डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी की वजह से या किसी और डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती। और इसके अलावा ये जो डिसऑर्डर है उस इंडिविजुअल की जो सोशल है, ऑक्यूपेशनल है, जो फंक्शनिंग है ना, उसको नेगेटिवली जो है वो इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद आगे काजेज़ और रिस्क फैक्टर्स। काजेज़ में जेनेटिक्स, ब्रेन फंक्शनिंग और स्ट्रेसफुल
लाइफ इवेंट्स हैं जो कि काज करते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर को, जैसे कि एक पर्सन की जो ब्रेन चेंजेस है, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं उनका इम्बैलेंस है, वो होर्डिंग डिसऑर्डर को काज करता है। उसके अलावा रिस्क फैक्टर्स में पर्सनैलिटी आता है, एक पर्सन की जो टेम्परामेंट है वो कैसे है, वो होर्डिंग डिसऑर्डर का रीज़न बनता है। या उसकी जो अगर एक इंडिविजुअल है, उसकी अगर फैमिली में फर्स्ट ऑर्डर उसके रिलेटिव्स जो हैं उनके अंदर पहले होर्डिंग डिसऑर्डर है, तो उसको लिए भी जो है वो रिस्क है कि उसको भी डेवलप हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, अगर एक पर्सन की लाइफ में जो है वो स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ होगी, डाइवोर्स हो गया, या उसने अपनी किसी जो है वो इम्पोर्टेंट जो पोजेशन है वो खोई है, तो उसको भी वो रिस्क पे है कि उसको होर्डिंग डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके अंदर सोशल आइसोलेशन आता है, सोसाइटल और फैमिली लोनलीनेस आती है कि अगर एक पर्सन जो है वो सोशल आइसोलेट है, तो अपने लिए वो जो अपने पर्सनल आइटम्स हैं उनको कलेक्ट करेगा, अकामुलेट करेगा, ताकि वो उनको जो फ्यूचर में उनको यूज़ कर सके, और हो सकता है वो फ्यूचर में उसके लिए वैल्यूएबल हो, तो वो ये सोचते हुए इन चीज़ों को कलेक्ट करता है। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट है। इसके ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी आती है, जिसमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। उसमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में उस इंडिविजुअल के जो नेगेटिव थॉट पैटर्न और बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है, ताकि उस पर्सन को ट्रीट किया जा सके। उसके बाद मेडिकेशन, जिसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर यूज़ होते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।